अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। हाथों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं चित्रा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अरहर की फसल में लगने वाले रोग एवं रोकथाम पर जानकारी, विभिन्न छिड़काव यंत्रों की प्रयोग विधि एवं उपयोग करते समय सावधानियां, प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने जुलाई के महीने में अरहर की बुआई की थी, वो फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है और इस अवस्था पर फसल में कई रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा है, जिनमें उकठा, पत्ती धब्बा और बंझा रोग प्रमुख हैं। ये रोग फसल की बढ़वार को बाधित तो करते हैं, साथ ही समय से इन रोगों की रोकथाम ना करने पर पूरी की पूरी फसल को चौपट भी कर देते हैं। ऐसे में किसान भाई अरहर की फसल को इन रोगों से बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के पौध रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज वर्णवाल से। आज मैं अरहर में जो मुख्य रूप से जो बीमारियां लगती है, जो प्रमुख कीट प्रकोप होता है, उसको आप कैसे पहचानेंगे तथा उसकी रोकथाम आप कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा। वास्तव में झारखंड में अरहर में कई प्रकार की बीमारी दिखाई पड़ती है। अरहर की फसल एक लंबी अवधि की फसल है और इसके सफल उत्पादन में कई बाधाएं आती हैं, जिनमें से एक है रोगों का प्रकोप। तो इस समय अरहर की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं, चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं। मुख्य रूप से यहाँ मुरझाने वाली बीमारी, जिसको उकटा रोग बोलते हैं, सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। लगभग 60 से 70% उपज में कभी आ जाती है यदि बीमारी विकराल रूप ले लेता है। तो कुछ और भी बीमारियां हैं, जैसे स्टेल्टी मोजोक जिसको बोलते हैं हम लोग हैं, यहाँ पर बहुत ही कॉमन है, जो आजकल देखने को मिल रहा है। पत्ती का धब्बा रोग, ये बीमारी खास करके, ये 3 बीमारी है जो अरहर में मुख्य रूप से दिखाई पड़ता है। किसान भाइयों, अभी आपने अरहर की फसल में लगने वाले मुख्य रोगों के बारे में जाना। इन रोगों का फसल पर प्रकोप होने पर ये किस प्रकार से लक्षण प्रकट करते हैं, आप इसकी पहचान किस प्रकार से करेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं उकटा रोग, जिसे मुरझाने वाली बीमारी कहते हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जब पौधा 50 से 60 दिन का होता है तब बीमारी के लक्षण स्टार्ट होता है। पूर्ण रूप से अरहर हार्वेस्ट नहीं होता तब तक इस रोग के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इस समय इस रोग का लक्षण आना अब शुरू हो गया है। जैसे ये खास करके अरहर, ये मुरझाने वाली बीमारी का लक्षण ये है। इसमें देखा जाता है कि पत्ती सबसे पहले नीचे वाला मुरझाता है, फिर धीरे धीरे मुरझा करके ऊपर की ओर बढ़ता है। कभी कभी देखा जाता है ऊपर का पत्ता हरा है लेकिन नीचे का पत्ता पूर्ण रूप से मुरझा गया है। तो इस तरह का लक्षण जब दिखाई पड़े तो निश्चित रूप से समझिए कि वास्तव में ये उकटा रोग है, या कह सकते हैं मुरझाने वाली बीमारी है। दूसरी बीमारी खास करके लगता है इसमें स्टेल्टी मोजेक। स्टेल्टी मोजेक बीमारी भी है, ये भी बहुत वास्तव में अगर और पूरे भारत देश में देखा जाए तो स्टेल्टी मोजेक का दूसरा स्थान है। तो स्टेल्टी मोजेक के बारे में सिम्टम, सबसे पहला लक्षण ये होता है कि उसका वास्तव में पत्ता का आकार छोटा हो जाता है, पौधा बूसी दिखने लगता है, जैसे घना जैसा दिखने लगता है, पौधा का हाइट थोड़ा कम दिखता है और इस तरह से वो बूसी अपीयरेंस उसका दिखता है। और यदि आप दूर से देखेंगे उस पौधे को जिसमें स्टेल्टी मोजेक लगा हुआ है तो चांदी की तरह चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। इस तरह जब लक्षण दिखाई पड़े समझिए कि निश्चित रूप से आपका स्टेल्टी मोजेक बीमारी लगा हुआ है। खेत में अभी पत्ती का धब्बा रोग दिख रहा है, जो खास करके
देखा जाता है कि पत्ती के निचले पत्ती पर सबसे पहले रोग का लक्षण दिखाई पड़ता है। शुरू में ये भूरा रंग का धब्बा बनता है, जो आगे चल करके धीरे धीरे वो बड़ा होता है और कई धब्बे आपस में मिल करके बड़े बड़े धब्बे बनाते हैं। इस तरह का धब्बा, उसको हम लोग इंग्लिश में कंसेंट्रिक रिंग बोलते हैं। तो जिस पत्ती में अगर कंसेंट्रिक रिंग बन रहा है, इसका मतलब है कि उसमें अल्टरनेरिया का पत्ती धब्बा रोग लगा हुआ है। किसान भाइयों, अरहर की फसल में इन रोगों की पहचान कर आप इनकी रोकथाम के लिए कौन कौन से उपायों को कब अपनाएं, आइए ये भी जानते हैं। इस बीमारी को रोकने के लिए सबसे पहले किसान भाई आप फसल चक्र को अपनावें। जिस खेत में अरहर लगाते हैं उस खेत में अरहर न लगा करके आप दूसरे फसल को लगावे, या मकई लगा दें, भिंडी लगा दें, मैं दूसरे परिवार के सदस्य को लगाना चाहिए जिस खेत में आप इस तरह से पाला। इसका रोकने का तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका कि गर्मा जुताई करें। गर्मा में खेत की जुताई अप्रैल महीने में, मार्च महीने में जब भी बारिश होती है, या मई महीने में जब भी बारिश होती है, तो खेत की जुताई करना चाहिए। जुताई करने से फ़ायदा यह है जो सूक्ष्म जीवाणु उसकी मिट्टी में है वो निश्चित रूप से वो सन की गर्मी के कारण से मर जाएंगे, या कह सकते हैं कि उनका जनसंख्या धीरे धीरे कम हो जाएगा और उस तरह से ये बीमारी को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। 1 किलो ट्राइकोडर्मा को 100 किलो गोबर में 15 से 20 दिन सड़ा देना चाहिए। सड़ाने के पश्चात उसी गोबर को थोड़ा थोड़ा मात्रा, जब हम लोग बीज बोने में जो लाइन खोदते हैं उसी लाइन में गड्ढा में धीरे धीरे हम लोग थोड़ा थोड़ा गोबर का मात्रा गिरा देना चाहिए। ट्राइकोडर्मा बेस्ड गोबर डालने से निश्चित रूप से ये बीमारी का लक्षण दिखाई नहीं पड़ता है। बेबिस्टिन नामक दवा 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कीजिए, आसानी से बीमारी को रोका जा सकता है। रोगग्रस्त पौधा से स्वस्थ पौधा में बीमारी लगने के लिए एक माइट, या कह सकते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एसेरिया कजानी, एक माइट होता है जिसके जो रोगग्रस्त पौधा में सटता है और सटने के बाद फिर जब उड़ करके वो स्वस्थ पौधा में सटता है तो उसके वायरस को जाकर के ट्रांसमिशन करता है हमने रोगग्रस्त पौधा से स्वस्थ पौधा की ओर। इस तरह से उसमें बीमारी को फैलाता है। तो बांझपन रोग को रोकने के लिए किसान भाई हम लोग सलाह देते हैं, खास करके मोनोक्रोटोफॉस दवा नामक दवा का छिड़काव करने पर इस बीमारी को आसानी से कंट्रोल किया जाता है। जो कैल्शियम दवा माइटिसाइड होता है उसका भी छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से करते हैं कि स्टिल्टी मोजेक को हम लोग आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात किसान भाई, यदि आपके खेत में अगर पत्ती का धब्बा रोग हो रहा है तो उस केस में हम लोग बोलते हैं इंडोफिल M45, जिसको मार्केट में मंकोजेब के नाम से जानते हैं। मंकोजेब 2.5 से 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके यदि आप 8 से 10 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करते हैं, निश्चित रूप से इस रोग को आसानी से रोक सकते हैं। इस तरह से पहला इसका रोकने का तरीका ये हुआ। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे हैं और भी महत्वपूर्ण जानकारियां, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, खरीफ की लगभग सभी फसलें बढ़वार की अवस्था पर है। ऐसे में विभिन्न प्रकार के कीट एवं रोग का प्रकोप इस फसल पर देखने को मिल रहा है, जिनकी रोकथाम के लिए अक्सर किसान छिड़काव यंत्रों से दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और इन यंत्रों को चलाने में भी मजदूरों की जरूरत होती है, जो काम को करने में अधिक समय और अधिक कीमत भी लेते हैं। साथ ही कई किसान इन यंत्रों का प्रयोग करते वक्त जरूरी सावधानियां भी नहीं बरतते, जिसकी वजह से मानव स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ता है। इसीलिए फसलों पर दवाओं का छिड़काव करते वक्त कौन कौन से यंत्र उपयोगी हैं और इनको इस्तेमाल करते वक्त किन बातों पर ध्यान देना है, आइए जानते हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के कृषि अभियंता मनोरंजन कुमार से। किसान भाई, जैसे हमारे क्रॉप के लिए मुख्यतः अगर हम दवा छिड़कना, केमिकल वीडिंग करना चाहे या केमिकल से हम खरपतवार को मारना चाहे तो हमारे पास कई तरह का जो है स्प्रेयर है, और ये स्प्रेयर डिपेंड करता है कि किस पावर सोर्स से चला रहे हैं, यानी मानव चालित है या फिर इंजन चालित है या बैटरी चालित है, इस पे डिपेंड करता है। तो अगर हम सर्वप्रथम बात करें नैपसेक की, तो नैपसेक में हमारा जो नैपसेक स्प्रेयर है उससे हम लोग दवा अच्छी तरह छिड़क सकते हैं या फिर वीडीसाइड भी छिड़क सकते हैं, जिससे कि हमारा खरपतवार भी मर सकता है। तो नैपसेक स्प्रेयर एक तो पहले आता है कि मैनुअल ऑपरेटेड,
किसान भाइयों, जैसा कि आपने देखा कि छिड़काव यंत्र दो प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है हस्तचलित यंत्र। इस यंत्र को पीठ पर बांधकर एक हाथ से पंप को चलाते हैं तथा दूसरे हाथ से नोजल की सहायता से फसलों पर छिड़काव करते हैं। ये स्प्रेयर यंत्र आमतौर पर सभी किसानों के पास उपलब्ध रहता है। और आइए अब जानते हैं शक्ति चलित स्प्रेयर यंत्र के बारे में। उसमें पेट्रोल इंजन, हल्की इंजन लगी रहती है, जो कि हम लोग नैपसेक में ही लगा रहता है। वो पीठ पे जैसे टांगते हैं, टांग लिए और स्प्रे जो उसका गन है उसको हम लोग लेकर के चलाते रहे। इसके अलावा जिन किसान भाइयों के खेत काफी बड़े होते हैं, यदि वो मैनुअल स्प्रेयर यंत्रों का प्रयोग करते हैं तो इसमें समय तो अधिक लगता ही है, साथ ही आर्थिक दृष्टिकोण से ये काफी खर्चीला भी होता है। इसलिए आजकल बड़े क्षेत्र के किसानों के लिए ट्रैक्टर चलित स्प्रेयर यंत्र भी उपलब्ध है। तो ये किस प्रकार से उपयोगी है, आइए जानते हैं। एरोब्लास्ट स्प्रेयर और पेस्टोब्लास्ट स्प्रेयर, ये हमारा ट्रैक्टर चालित है, ट्रैक्टर से चलता है। और इसकी जो अगर हम कहें कि ऑर्चर्ड में, जैसे आम का जो बगीचा है या लीची का बगीचा है या और भी जो ऑर्चर्ड क्रॉप है हमारा, अमरूद में है, उसमें हम लोग आसानी से ये जो पावर ऑपरेटेड हमारा स्प्रेयर है उससे करते हैं। और है हमारा जो कि गटोर है, गटोर से भी हम लोग स्प्रे करते हैं। उसमें भी हम लोग ऊंचाई तक टॉल ट्री ऑर्चर्ड के लिए यूज़ करते हैं और जो मुख्यतः हमारे यहाँ यूज़ भी हो रहा है। तो गटोर भी हमारे पास है, एक आदमी उसमें पंपिंग करते रहता है, जो कि उसका एक पाइप से लगा हुआ जो जाली लगा करके हम लोग दवा में जो बाल्टी या कंटेनर जिसमें दवा घोलते हैं उसमें डाल देते हैं। और दूसरा एक आदमी उसको पंपिंग करते रहता है, दूसरा आदमी उसका जो पाइप से बना हुआ गन लगा हुआ है उसको लेकर के पौधे पेड़ में जा करके, जो भी ऑर्चर्ड का पेड़ है उसमें हम लोग छिड़काव करते हैं। या फिर कोई भी क्रॉप है, जैसे गेहूं का पौधा हुआ, मिर्ची का क्रॉप हुआ, जो भी क्रॉप में भी छीटा जा सकता है। इसके अलावा अक्सर किसान दवाओं का छिड़काव करते समय लापरवाही बरतते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिए इनका प्रयोग करते समय कुछ खास बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जो कि इस प्रकार से है। छिड़काव करते समय पूरे कपड़े, किट, रबड़ के दस्ताने, गम बूट और मास्क, चश्मा आदि जरूर पहनना चाहिए। शरीर पर खुले घाव नहीं होने चाहिए। यदि घाव हो तो छिड़काव के समय उस पर मोटी पट्टी बांध लेनी चाहिए। कभी भी दवा के विपरीत दशा में छिड़काव नहीं करना चाहिए। छिड़काव हमेशा सुबह या शाम के समय करना चाहिए। दवा का छिड़काव करते समय बीड़ी, सिगरेट, खैनी आदि बिल्कुल ना खाएं पिए। इसके अलावा यंत्रों का रखरखाव किस प्रकार से करना है, आइए जानते हैं। आसान है, कुछ नहीं। उसमें हम लोग जो जैसे फील्ड में काम करके आते हैं उसको बढ़िया से पानी से धो दें, साफ़ सुथरा कर दें, नोज़ल को देख ले, जो हमारा नोज़ल है जिससे कि हमारा जो केमिकल निकलता है उसको थोड़ा सा हम लोग बढ़िया से धो दें, ताकि उस जो केमिकल अगर जम जाने पे वो बंद हो जाता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं करते समय। और स्प्रे करते समय कपड़े पे अपना कोई कपड़ा, मुँह पे कोई कपड़ा बांध ले, जिससे कि वो हमारे सांस में न जा पाए। नाक पे कपड़ा बांध लेना चाहिए। आगे और भी हैं बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। डेयरी व्यवसाय की बात की जाए तो प्रदेश के बहुत से किसान इस व्यवसाय को अपनाकर अच्छा लाभ ले रहे हैं, लेकिन इस लाभ को बनाए रखने के लिए मौसम के अनुरूप प्रबंधन करना भी जरूरी है, क्योंकि फिलहाल बारिश का मौसम चल रहा है और इस मौसम में गाय और भैंसों में मक्खी मच्छरों के कारण कई तरह के रोग होने की संभावना रहती है। तो किसान भाइयों, आप पशुओं में किसी तरह की समस्या ना आए, इसके लिए किस तरीके से बरसात के मौसम में गाय भैंसों की सही देखभाल करें, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष कछावा। मैं आज आपको वर्षा ऋतु में पशुओं में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनका अच्छे तरीके से क्या क्या सुझाव है जिसके आधार पर उस समस्या को कम किया जा सकता है। जैसे ही बरसात होती है, पशुओं में सबसे ज़्यादा पशुगृह में
मक्खियों की तादाद बढ़ जाती है। यदि आपके पशुगृह के आसपास कादा कीचड़ है तो मक्खी और मच्छर का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है और ये क्या है कि पशु को डंक मारते रहते हैं। इससे क्या है कि पशु का ध्यान भंग होता है और पशु बराबर मात्रा में चारा और आटा नहीं खा सकता, इससे इसका उत्पादन घट जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पशुशाला है, जो पशु गृह है, उसको अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और यदि कच्चा है तो उसको झाड़ू से साफ़ करना चाहिए। पक्का है तो आप उसको पानी से धो लें। धोने के बाद उसमें कोई भी एंटीसेप्टिक और फ्लाई रेपेलेंट थोड़ा सा मिक्स करके धोएं, ताकि उसके स्मेल से मक्खियाँ कम से कम वहाँ आएगी। दूसरा ये है कि पशुगृह के बाहर आपके जो गोबर वगैरह है जहाँ पे आप इकट्ठा करते हैं, उस गोबर को भी आसपास फिनाइल वगैरह का छिड़क दें। पशुपालक भाइयों, जब आपका पशु चरने के बाद वापस आता है तो उस समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, इसके लिए मिलते हैं। तीसरा, यदि आपका पशु बाहर चढ़ने के लिए जाता है तो वो हो सकता है कि कीचड़ लग जाए उसके शरीर पे, तो पशु को नहलाना चाहिए। तो नहलाने से उसके क्या है कि शरीर पे जितने भी गंदगी है वो साफ हो जाएगी। मक्खियों की समस्या है तो उसमें इसके लिए आप एक सॉल्यूशन बना सकते हैं। कपूर, नीम का तेल और यूकेलिप्टस का तेल, और इसको लाके पशुओं पे थोड़ा सा रुई के से भिगो के पूरे शरीर में लगा दोगे तो उससे पूरे दिन पशु को मक्खियों से निजात मिल जाएगी। बरसात ऋतु में पशु चढ़ने जाते हैं तो खेतों में चढ़ने जाते हैं तो हो सकता है कि उसके कंटीले तार से पशु की चमड़ी पे खरोंचे आ सकती है, या फिर अवाड़े में भी खरोंचे आ सकती है। किसी तरह से घाव हो जाए शरीर में तो उस घाव की विशेष रूप से वर्षा ऋतु में ध्यान रखना चाहिए। पशुओं की अधिक समय तक चराई से पशु अधिक हरा चारा खा लेते हैं, जिससे डायरिया बीमारी हो जाती है। तो पशुपालकों को अपने पशुओं को डायरिया रोग से कैसे बचाएं, इसके बारे में आइए जानते हैं। और तीसरा, वर्षा ऋतु में सबसे पशुओं को ध्यान रखने की बात है कि बड़े पशुओं में क्या है कि ज़्यादा हरा चारा मिलने से पशुओं में डायरिया की संभावना बढ़ जाती है, यानी दस्त की संभावना हो जाती है। ये दस्त वैसे यदि पशु सूखा खा रहा है साथ में तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ज़्यादा चारे के साथ कुछ खरपतवार होते हैं, उस खरपतवार के कारण पशुओं के पेट में जो जीवाणु होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इनके लिए आप पशुओं के लिए विशेष रूप से ध्यान रखें कि यदि कोई पशु ज़्यादा समय से दस्त कर रहा है तो उसे खरपतवार में नहीं चराए, और बीमार हो गया है, उस बीमारी से ग्रसित हो गया है तो दस्त निरोधक गोलियां आती है, नज़दीक के पशु चिकित्सालय में आप संपर्क करके अपने पशुओं का इलाज करा सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला भागलपुर से उमा शंकर जी ने। यह तोरिया की भरपूर उपज देने वाली उन्नतशील किस्मों के बारे में विस्तार से जानकारी चाहते हैं। तो उमा शंकर जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। तोरिया की किस्म जल्दी 80 से 90 दिन में उगने वाली होती है। इसको काटने के बाद किसान भाई अगली फसल गेहूं या सब्जी भी लगा सकते हैं। बीज की उचित किस्में कौन कौन सी हैं, मैं इसके बारे में किसान भाइयों को बताऊंगा। सबसे पहले एक भवानी किस्म है, दूसरी किस्म है RTU TS 17। किसान भाई दोनों किस्म 80 से 90 दिन में पकने वाली हैं और लगभग 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टर किसानों को उपज देने वाली हैं। तीसरी किस्म है PT 303 और पांचाली। ये दोनों किस्में 90 से 100 दिन में पकने वाली हैं और इनकी भी पैदावार 11 से 12 कुंटल प्रति हेक्टर है। किसान भाई
बीज सरकारी संस्था से खरीदें या किसी यूनिवर्सिटी से खरीदें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छी बढ़वार हेतु शिमला मिर्च की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। पपीते का बिचड़ा डालते वक्त ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण पहलू। हम उम्मीद करते हैं कि आज का अन्नदाता कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।